हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का आगे का पार्ट कंटिन्यू करवाऊंगी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर में थे वो करवाए थे। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जिसमें से मैं आपको कुछ मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज उसके आगे का ही मैं आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ को देखते हुए आपको आंसर करना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन चेक होता है ना, इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे आंसर देना है। और पैराग्राफ रीड करने के साथ में आपको ये भी समझना पड़ता है कि पैराग्राफ की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन में आंसर देते वक्त ना अपनी जो लॉजिक है वो चीज़ें नहीं लगानी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो इस पैराग्राफ में कहीं पे भी कोई जो सिंगिंग आर्टिस्ट होते हैं या जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। स्टिल इस पैराग्राफ में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑर्केस्ट्रा हो गया या जो म्यूजिशियंस होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट जो म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में आपको कई वर्ड्स दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे मीनिंग उन इंसेक्ट से बता रखा है इस पैराग्राफ में जो बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उनका जो साउंड होता है ना वो म्यूजिक जैसा लगता है। और ये वे ऑफ परसेप्शन पे कि आप किस तरीके से उस चीज़ को इमेजिन करते हैं। जैसे कि जो कोयल होती है उसकी बोली होती है या फिर कुछ ऐसे और भी इंसेक्ट्स होते हैं लाइक जुगनू टाइप्स की, वो जब ऐसे नॉर्मल भी वाइब्रेट करते हैं ना, जो उनका नेचुरल साउंड होता है, तो वो भी ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक जैसा हो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हु आर बीइंग टॉक्ड अबाउट दिस पैसेज। तो ये जो पैसेज आपको दे रखा है इसमें किसके बारे में बात करी गई है? सो यहाँ पे एक जो बात करी गई है वो है बैनियन ट्री की, और ये मॉनसून का सीजन चल रहा है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट जैसे कि क्रिकेट और सिकैडस, इन सारे जो इंसेक्ट्स हैं इसकी बात करी गई है कि जो इनका म्यूजिकल साउंड है वो ऑर्केस्ट्रा जैसा होता है। सो यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिख दिया है। अगर मानिए सपोज आपको कोई वर्ड है जिसको टफ लग रहा हो पढ़ने में, मीनिंग नहीं समझ में आए, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो ये तो था आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन में ना क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो मैं सिर्फ आपको पैटर्न दिखा रही हूँ कि आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। इसी कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? डिस्क्राइब द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा है, ये इतना बड़ा पैराग्राफ आपको दे रखा है और अब इसको आपको अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। जैसे आप 3 या 2 आवर्स की जो मूवी होती है ना, उसको 15-20 मिनट्स में कैसे थॉरोली डिस्क्राइब कर देते कि ये सीन था, ये यहाँ पे इसकी एक्टिंग अच्छी थी, यहाँ ये मूवी का मोरल ये था, मेन स्टोरी ये थी। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो आपने पैसेज पढ़ा है उसको आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, एक समरी टाइप में देना है। तो यहाँ पे ये आपको दे रखी है इसकी समरी। तो आपको इस पैसेज को, जो अभी आपने पैसेज देखा, उसको आपको समरी में डिस्क्राइब करना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है वो है क्वेश्चन। इसी में पैराग्राफ से ही है कि जो इसमें 2 वर्ड्स हैं इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ऑर्केस्ट्रा और सेकंड वन इज ट्यूनिंग अप। तो इससे आपको वो बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है कि जहाँ पे जो म्यूजिक है ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बल्क में जब रखा हुआ होता है, जैसे आप कई बार कहीं रियलिटी शोज वगैरह पे आप देखते होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बैंड होता है ना, पूरा बैंड रखा हुआ होता है। तो कहीं किसी भी रियलिटी शोज में जहाँ पे म्यूजिक होता है, डांस होता है या कॉमेडी होती है, तो वहाँ पे जो ये म्यूजिक का है ना, पूरे सारे इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ ग्रुप बना के रखा हुआ होता है, जिसके अंदर सब तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सब तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें वहाँ पे रख दिया जाता है, वो ऑर्केस्ट्रा होता है। एंड ट्यूनिंग अप, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। द ऑर्केस्ट्रा मेक्स डिस्कॉर्डेंट नॉइस व्हेन ट्यूनिंग अप। तो डिस्कॉर्डेंट मतलब क्या? जब जो हर्ष होता है, बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगे साउंड आपको सुनने को, थोड़ा रफ सा साउंड होता है, ऐसा साउंड प्रोड्यूस हुआ। द मोमेंट यू सिट डाउन दैट वंडरफुल साउंड ऑफ द सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ट्यूनिंग अप। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें दोनों ही वर्ड्स का यूज़ किया गया है। आप इसके अलावा भी कोई जो सेंटेंस आपको ईजी लगे आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये शीट्स ना थोड़ी उल्टी सीधी हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राइट अ पैसेज यूजिंग रिथोरिकल डिवाइसेस ऑन अ पर्सन और आइडिया इन अबाउट 300 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज लिखना है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें क्या था, सफिक्स प्रीफिक्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो सेंटेंस दे रखे हैं आपको उसका रीऑर्डर करना आ सकता है। आपके पास में कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, एक पोएट फॉर्म में आ सकता है जिसमें पोयम दे रखी होगी, फिर आपको उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। एक पैराग्राफ फॉर्म में आता है कि एक पैराग्राफ आपको दे रखा है, उसमें से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और या फिर फिलअप्स में आपको प्रेपोजिशंस करने। ये टाइप मैं आपको करवा चुकी हूँ। अभी हमारा एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है जहाँ पे आपको इस डिवाइस को यूज करके एक पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे आप छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते आते हैं ना, इस तरीके से। तो जो रेटोरिकल डिवाइसेस होते हैं, ये कौन से डिवाइसेस होते हैं? इज अ यूज ऑफ लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स ऑडियंस। तो ये बेसिकली इस तरीके का डिवाइस होता है। इसमें एक ही चीज की बात नहीं करी जाती, इसमें कई वर्ड्स, कई टाइप की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसका यूज किया जाता है, जो लैंग्वेज है या जो मटेरियल है उसको बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए और ऑडियंस के ऊपर उसका इफेक्ट छोड़ने के लिए, कि अगर उन्होंने पढ़ा है या सुना है तो बार बार उसको सुनने का मन करे। तो ये तरीके का जो डिवाइस है उसको रेटोरिकल डिवाइस कहते हैं। इसमें जैसे क्या क्या होता है, रिपीटेशन हो सकता है, वर्ड्स का रिपीटेशन होता है जब हम राइमिंग करते हैं या रिदम बनाते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकती है, और इसके अलावा जो रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं आर ऑल एग्जांपल ऑफ रेटोरिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को भी क्वेश्चंस इस सेंस में होते हैं कि आपको थोड़ा सा ना सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाए। जैसे आप कोई मूवीज देखते हैं जिसके 2-3 पार्ट्स होते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे होते हैं। हाल ही में मैंने KGF देखी थी, इसलिए मुझे उसका ध्यान है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे, इसलिए मैं उसमें से बोल रही हूँ। तो वहाँ पे एक तरीके का ना लास्ट सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है कि इसके बाद में ये होगा, ताकि आपके दिमाग में ना उसकी उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़े। और जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना किसी चीज़ की, तो उसको शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर हम उस चीज़ को देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। तो इस तरीके का सस्पेंस क्रिएट करना, ऑडियंस को अपनी साइड अट्रैक्ट करना या खींचने का फर्स्ट स्टेप होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको रेटोरिकल स्ट्रेटजीज दे रखी हैं, जैसे कि नरेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और कंपैरिजन हो गया, एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं, इलिस्ट्रेटेशन हो गया, डेफिनेशंस हो गई, प्रोसेस हो गया, और कैजुअल एनालिसिस हो गया या आर्ग्यूमेंट्स हो गया, जिसको हम डिबेट की फॉर्म कहते हैं। न्यूज़ में ना डिबेट का रात को ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की डिबेट चलती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं। और अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं है फिर तो ये नहीं देख सकते हैं। वैसे इन सब डिवाइसेस का यूज़ करके, इन सब स्ट्रेटजीज का यूज करके आप को एक ऐसे लिखना है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे बोला गया एक तड़कता भड़कता ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे किसके ऊपर है? पर्सन और आइडिया इन अबाउट 300 वर्ड्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पे क्या है? डिपेंड्स अपॉन द सपोजिशन दैट अदर माइंड्स आर लाइक वंस ओन एंड दैट अनदर टर्म्स आर अफिक्स्ड टू द सेम आइडियाज एज वन ओन। आई गेस मुझे ये पूरा इतना पढ़ना नहीं चाहिए, इसको क्या समझाना। आपके पास ना कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है। अगर आपको इसको ही पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और अगर फिर भी आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आया, वर्ड्स कुछ नहीं क्लियर हुए, तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, फिर मैं आपको इसके दोबारा से इसको एक बार थ्योरी में समझा दूंगी। तो आप एक बार इसको पूरे पैराग्राफ को देख लेना, क्योंकि अभी ना सिर्फ टाइम बढ़ेगा, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक है, वो मैंने इसमें आपको समझा दिया, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं फिगरेटिव सेंस में, और उनको आपको यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। तो जो फिगरेटिव सेंस होता है, इसका क्या मतलब है? इफ यू यूज अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन अ फिगरेटिव सेंस, यू यूज इट विद अ मोर एब्स्ट्रैक्ट और इमेजिनेटिव मीनिंग देन इट्स ऑर्डिनरी लिटरल वन। जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ना, उसके अलावा कुछ और आपने इमेजिनेटिव और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वगैरह को लेके, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे आप इमोशंस को ऐड करते हैं, इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, इनको जब आप ऐड करते हैं ना, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। तो जब आप ऐसे वर्ड्स का यूज करके इन वर्ड्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना के एक ऑर्डिनरी सेंटेंस से अलग कुछ बनाते हैं ना, तो उसे हम फिगरेटिव सेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि लाइफ फ्लो, ट्विन बोट्स, हॉलो वर्ड्स, एम्प्टी कंसर्न और वेट ऑफ वर्ड्स। तो ये कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इनसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सेंटेंसेस, और लिखे हुए भी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है लाइफ फ्लो, दोज हु फ्लोज एज अ लाइफ फ्लोज नोन दे नीड टू अदर फोर्स। तो जैसे टाइम के साथ जिंदगी बहती हुई चली जाती है ना, कि लाइफ आगे बढ़ती जाती है, तो ऐसे अगर आप भी बढ़ते हुए चले जाते हैं तो आपको किसी और एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक
टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है आप में भी वही वही चेंजेस आ रहे हैं, आप चीज़ों को जो फ्लोज और है ना उनको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप इसमें, ये मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है। नेक्स्ट है ट्विन बोट्स, तो वर सेलिंग एज अ फास्ट एज अ विंड हो गया, हॉलो वर्ड्स हो गया, मोस्ट ऑफ योर वर्ड्स आर हॉलो वर्ड्स हो गए, एम्प्टी कंसर्न हो गया, स्टॉप वरिंग एम्प्टी अदरवाइज योर हेल्थ विल बी डिटोराइट। तो ये कुछ आपको ऐसे ही सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें सॉरी वर्ड्स दे रखे हैं और इससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी थी। आप अपने अकॉर्डिंग इजी से भी जो भी सेंटेंसेस आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके के आप सेंटेंसेस की यहाँ पे इनको सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ना कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनके अंदर फ्रेजल वर्ब को यूज किया गया है और आपको उनको पहचानना है कि जो फ्रेजल वर्ब है वो कौन सी है, पहचानना है और उसके बाद में उसका मीनिंग लिखना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज बीटिंग अबाउट द बुश। तो अब इसमें जो फ्रेजल वर्ब है ना वो क्या है, बीटिंग अबाउट द बुश। तो ये शी इज जो है ना वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो बाकी का सेंटेंस आपका बचा ये क्या है, आपके पास में फ्रेजल वर्ब है। अब यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस में करना क्या है कि आपको पहचानना है कि इसका क्या मतलब होता है और उसके बाद में आपको पहले तो फ्रेजल वर्ब को पहचानना है, उसके बाद में आपको इसका मतलब बताना है। तो अगर फ्रेजल वर्ब आपको नहीं आइडेंटिफिकेशन होता तो मैं एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बता देती हूँ फ्रेजल वर्ब के लिए। तो ये एक इडियमेटिक फ्रेज होता है जहाँ पे वर्ब होती है और बाकी एलिमेंट्स होते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो मे बी एडवर्ब हो या फिर उसको प्रेपोजिशंस में इस तरीके से ब्रेक कर दिया गया हो या एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जहाँ पे कुछ पोएटिक फॉर्म में या इडियमेटिक फ्रेजेस जैसे लेते हैं ना हम मुहावरे टाइप में, इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ पे आपने फ्रेजल वर्ब को पहचाना, बीटिंग अबाउट द बुश हो गया। अब जो ये अब इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। तो आपको नहीं पता और ऐਵੇਂ ही फालतू की आप लोग ना डिस्कशन करे जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब हो गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है, आई हैव डेवलप कोल्ड फीट फॉर द जॉब। तो ये जो कोल्ड फीट है ना ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ नर्व और कॉन्फिडेंस। मतलब कि जो जॉब होती है या फिर कोई नया जब हम काम करते हैं ना उस टाइम पे एक नर्वसनेस आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो कम हो जाता है। वैसे तो बहुत चौड़ में रहते हैं घर में सब लोग, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे आपको बोलना पड़ जाए या जाना पड़ जाए तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस आना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब था। नेक्स्ट सी सेंटेंस दे रखा है, द बॉस कॉल्ड फॉर द फाइल। तो कॉल्ड फॉर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, डिमांडेड और रिक्वायर्ड। तो ये बॉस ने डिमांड रखी या रिक्वायरमेंट थी उनको किसकी, फाइल की। तो यहाँ पे कॉल्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है और ये इसका मीनिंग आपको दे रखा है। नेक्स्ट आता है सेंटेंस, आई हैव डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। तो कॉल इट अ डे यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी चीज़ को आप डिसाइड कर लें कि अब आपको ये काम नहीं करना, अब पढ़ रहे हैं अब आपको ये नहीं पढ़ना, या आप मूवी देख रहे हैं आपको ये चीज़ नहीं करनी, तो कॉल इट अ डे ये एक फ्रेजल वर्ब है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, शी राउंडेड अप द आर्ग्यूमेंट एंड एडिड ऑल द कन्फ्यूजन। तो जो भी आर्ग्यूमेंट से उसको ख़त्म करना, जैसे लास्ट कई बार हो जाता है, सिचुएशन कैसी हो जाती है कि आप ना कई बार आप अपने खुद से हथियार डाल देते हैं कि आप क्या लड़ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि राउंडेड अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू कलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ थिंग्स। तो मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट है ना उससे ऑफ कर देना, या आपकी सपोर्ट में ज़्यादातर लोगों ने बोल दिया हो तो आप वैसे ही उस चीज़ में, या जो कॉम्पिटिशन चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रही थी, वहाँ पे आप विनर हो गए। सो ये कुछ पॉइंट्स से कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे थे। फ्रेजल वर्ब आपको इसमें मीनिंग, जो फ्रेजल वर्ब इसमें यूज़ करी गई थी उसको पहचानना था और उसका मीनिंग लिखना था। नेक्स्ट बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे सूटेबल प्रपोजिशन फिल करना है। जो आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं और इनके अंदर आपको ना प्रपोजिशन को फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल आर प्रोडक्ट्स कंपाइल इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, विद। अब ज़्यादातर जो प्रपोजिशंस होती है ना वो होती हैं विद हो गया, टू हो गया, फॉर्म हो गया, ऐसी प्रपोजिशंस का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फॉर हो गया, इस टाइप के प्रपोजिशंस का। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे विद। सेकेंड है, वीना रश्ड द रूम पेंटिंग फॉर द ब्रीथ। तो वीना रश्ड टू द रूम पेंटिंग हो जाएगा फॉर ब्रीथ। इन सम वेज मैन इज डिफरेंट
फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो ये तो सबसे ईजी था, फ्रॉम वर्ड लगाना ना बिल्कुल ईजी सा था इसमें कि जो मैन है ना वो कुछ चीज़ों में डिफरेंट है एनिमल से, फ्रॉम कुछ में ही है, ज़्यादा में तो नहीं है वैसे हम लोग ना। वी पर्पसली रिफ्रेन सेइंग मोर, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, स्टॉप वन सेल्फ फॉर डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोक देना, वो ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी आपका क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट आता है शी हैज़ अ पैशन फॉर आर्ग्यूइंग। तो ये चीज़ आपको कुछ यहाँ पे प्रपोजिशंस, आप इसको वीडियो को पोस्ट करके फिर आंसर्स को लिखना और फिर मैच करना कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। 5 आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें आपको सूटेबल प्रपोजिशन फिल करना था। नेक्स्ट इसके बाद भी सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको डैश नहीं दे रखा है, जो मैंने ब्लू पेन से ऐसे हाईलाइट किया हुआ है ना, नीचे अभी रेड भी लगा दिया है, तो यहाँ जो बीच में ना डैश इमेजिन करना है और वहाँ पे आपको करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन यही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल प्रपोजिशन, तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशन को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वी आर प्राउड डैश आर एसोसिएशन विद यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर प्राउड ऑफ यू। सेकेंड आता है दीज चिल्ड्रंस गो टू स्कूल ऑन फूट एवरी डे, कि पैरों से चल के डेली कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। शी हैज़ जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग इलनेस, मतलब कि एक लंबी बीमारी से वो जस्ट अभी अभी रिकवर हुई हैं। वी मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस डेंजर, तो लोगों को जो ये खतरा है, कोई भी एक खतरा है आप इमेजिन कर लीजिए, उससे अवेयर करना ज़रूरी है। पीपल डोंट हैव मच फेथ इन दिस पार्टी, अब ये यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का बता रखा है कि जो लोग हैं ना उनको इस पार्टी के ऊपर कोई एज सच फेथ नहीं है। ये यहाँ पे भी आपको सूटेबल प्रपोजिशंस को फिल करना था। अगेन 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें आपको फिल करना था, वीडियो पोस्ट करके फिर उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको प्रपोजिशन को फिल करना है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है ना, इसी का जो फर्स्ट पार्ट था वो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और ये अभी रिपीट हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज, तो आपको एक पैसेज दे रखा है पैराग्राफ टाइप, तो इसमें आपको प्रपोजिशंस को फिल करना है। मोहन वॉज प्लेइंग विद सम कार्ड्स सम अदर पीपल, सॉरी जो मोहन है वो कार्ड्स खेल रहे हैं और लोगों के साथ में, तो विद वर्ड होता है के साथ जब हम यूज़ करते हैं। ही ट्राइड टू चीट द अदर्स, तो जो जिनके साथ वो खेल रहे हैं उनके साथ में वो चीट करने का ट्राई कर रहे हैं बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड, किसकी हेल्प से, कार्ड की हेल्प से। तो आपने क्या लिखा, बाय वर्ड। तो फर्स्ट में प्रपोजिशन में विद आ गया, सेकंड में टू आ गया और थर्ड में क्या आया, बाय। फिर अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ कॉट अंडर द एक्ट, अब जो ये चीटिंग का ट्राई कर रहे थे एक्स्ट्रा कार्ड यूज करके, वहां पे इस जो ये क्राइम था, ये जो चीज़ ये कर रहे थे, इस चीज़ में, इस एक्ट में उनको पकड़ लिया गया अंडर द एक्ट एंड वॉज सब्सिक्वेंटली शूट टू डेथ। तो ये आपको बता रखा है। सब्सिक्वेंटली वर्ड का मतलब होता है जो भी ऊपर सिनेरिया था, जो भी चीज़ें हुई, जो भी प्रोसेस में काम हुआ या जो भी मिस्टेक्स हुई उसके बाद जो सिचुएशन होती है। सो यहाँ पे आपको कौन कौन से आपने प्रपोजिशंस का यूज किया, विद, टू, बाय, अंडर, टू। अब देखिए इनको प्रपोजिशंस तो वैसे बहुत सारी होती हैं, आप जो जो अभी इस वीडियो में बार बार रिपीट हो रही है उन प्रपोजिशंस को एक पेपर पे लिखिए और फिर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन से वर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं प्रीफिक्स डिस को यूज़ करके। अब अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ, प्रीफिक्स होता है और एक होता है सफिक्स। तो जब वर्ड के स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लगाया जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, वर्ड के बाद में जब ऐड करते हैं तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बोला गया प्रीफिक्स, तो इसका मतलब इसको वर्ड से पहले आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि लाइक वर्ड से पहले आपने क्या लगा दिया, डिस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, डिसलाइक। तो लाइक क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, डिसलाइक एक नेगेटिव चीज़ हो गई, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट बन गया। तो ऐसे ही जो डिस वर्ड है ना, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके साथ में आपको डिस वर्ड को कनेक्ट करना है, या फिर 5 वर्ड्स आपको बताने हैं डिस प्रीफिक्स को यूज करके। यहाँ पे सॉरी, आपको खुद से बनाने वर्ड्स, 5 वर्ड्स। सो फर्स्ट आपने लिखा डिसरिस्पेक्ट हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसप्रूव हो गया, डिसप्लेसमेंट हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिस प्रीफिक्स को यूज करके आपने क्रिएट कर लिए हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनको आपको करेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस।
यहाँ पे देखते हैं, ये रहे आपके सेंटेंसेस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है सेंटेंस में, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, तो आंसर लिखेंगे पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। अब इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, आर लिखा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक को आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं। समझ में आया इतना? तो पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। इस जो वर्ड होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर जो वर्ड होता है प्रेजेंट में ही, लेकिन ये यूज होता है प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए, तो हम आर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ही हैज रिटर्न टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पे किसकी बात करिए, पास्ट टेंस की बात करी गई है। यस्टरडे, तो हैज की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, हैड को यूज करेंगे। हैज और हैड जो होता है, हैज होता है और एक होता है हैव, तो हैज आता है सिंगुलर के लिए और हैव आता है प्लूरल के लिए। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस की बात थी तो इसलिए आपने हैड वर्ड को यूज किया। नेक्स्ट आता है वी रिटर्न बैक फ्रॉम द मुंबई यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में क्या है, वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। अब वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, तो अब आपको बैक लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम वर्ड का भी यही मतलब होता है कि आप वहां से वापस आ गए हैं, तो वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। नेक्स्ट आता है आई हैव कुक्ड लॉट ऑफ फूड। सो ये सेंटेंस भी रिपीट है, एक बार पहले भी मैंने पहले वाली वीडियो में करवाया। आई हैव कुक्ड अ लॉट ऑफ फूड, तो लॉट ऑफ फूड के पहले आपको क्या लगाना है, अ लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली, ईच ऑफ द बुक्स वॉज कॉस्टली, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ईच जो वर्ड है ना, सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे एक सिंगुलर चीज की बात करी गई है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज नहीं होगा। तो आपने क्या वर्ड यूज किया, वॉज। वॉज होता है सिंगुलर के लिए और वर जो होता है वो होता है प्लूरल के लिए, मतलब कि जो बहुवचन होते हैं उनके लिए। सो ये कुछ सेंटेंसेस है, आप वीडियो पोस्ट करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं भी श्योर नहीं हूँ कि यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे एक पहले क्वेश्चन था ना जिसमें आपको पर्सन और आइडिया पे एक ऐसे लिखना था, ऐसे यहाँ पे आपको एक पर्सन पे ऐसे लिखना है जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो। तो आपको कोई भी एक ऐसे तो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इवन मेरे पास एक और इसका पेपर है जो भी मैं अभी करवाऊंगी आपको, लेकिन अभी इसमें तो देखिए यहाँ पे एक पर्सन जो इसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उनके ऊपर आपको पैसेज लिखना है। तो यहाँ पे लता मंगेशकर जी का लिखा हुआ है, आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको उनके बारे में थोड़ा इंट्रो देना पड़ता है कि वो कौन है, क्या है, म्यूजिशियन है, सिंगर हैं या फिर डांसर हैं, एक्टर हैं, क्या वो काम करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा फिर उनकी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं वो आप इनमें पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इनका ही अगर ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इनके बारे में जो इनकी वॉइस है, जैसे इनकी जो वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत प्यारी लगती है कि मन करता है बस सुने जाओ, तो ऐसी वॉइस है। आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। जो क्वीन ऑफ मेलोडी है, मेलोडी का मतलब जिनकी वॉइस बहुत प्यारी होती है, तो इस तरीके के वर्ड्स को आप यूज़ करके इनके लिए डिफाइन करेंगे। ये काफ़ी अच्छी सिंगर है। फिर इसके बाद में इनके लैंग्वेजेस यहाँ पे दे रखे हैं कि जो इन्होंने जो भी म्यूजिक दिया है वो किस किस लैंग्वेज में दिया है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। तो कुछ आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स को लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्होंने ना अप्रॉक्सीमेटली 36 इंडियन लैंग्वेजेस में जो म्यूज़िक है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके अलावा जो इनका करियर रहा उसमें क्या क्या इन्होंने अवार्ड्स लिए, क्या इनको अवार्ड मिले, जो इनके प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं उनके नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, भारत रत्न भी मिला था जो कि हाईएस्ट सिविलियन इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और ऐसे ही आप इनको मतलब कंप्लीट कर लेना। इसको एक बार देख लीजिए कहाँ पे इन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस वगैरह दी थी, ये दे रखा है। लास्ट यहाँ पे बता रखा है कि इन्होंने जो मुकेश अंबानी हैं उनकी डॉटर ईशा अंबानी की शादी में भी गायत्री मंत्र गाया था। तो मतलब यहाँ पे इनके बारे में काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आपको लिखा हुआ है। तो इनके बारे में पर्सनैलिटीज़ के बारे में आ जाता है क्वेश्चन, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो कोई भी, आप वहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में पॉइंट्स को लिख सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपका पेपर ख़त्म हो गया है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पेपर आपको करवाऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।